हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 5 प्लानिंग चैप्टर ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर का, यानी चैप्टर 5 आपका बीएसटी का। और अब जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो चलिए थोड़ा सा पढ़ते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। एक्चुअली ये मैं बता रहा था कि इसमें क्या हुआ है ना कि दिल्ली गवर्नमेंट ने जो ये सपोर्ट मटेरियल छापी है, इसके अंदर इन्होंने क्या किया कि पहले इन्होंने स्टार्ट तो कर दिया फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन उसके बाद लक्षणों के बीच में ही ना दोनों के बीच का अंतर डाल दिया है। ठीक है। तो मैं पहले कोशिश करता हूँ कि मैं पहले डिफाइन कर देता हूँ, देन मैं अंतर आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आगे स्लाइड कर दूंगा बीच में। चलिए करते पढ़ते जरा इसके बारे में। तो भैया क्या होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? तो ये एक ऐसी संरचना है, यानी आप ये कह सकते हो क्या कहोगे संरचना को, क्या कहोगे स्ट्रक्चर कह सकते हो। इट्स अ स्ट्रक्चर जिसे संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रबंध द्वारा तैयार किया जाता है, यानी कि इट्स अ स्ट्रक्चर विच इज prepared by management why to attain organizational goal। ठीक है, ओके। इसमें कार्यरत व्यक्तियों के उत्तरदायित्वों, अधिकारों एवं पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट परिभाषित कर दिया जाता है, यानी कि इट क्लियरली डिफाइंस द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी, द पावर यानी कि अथॉरिटी यानी कि अधिकार, एंड देयर रिलेशनशिप क्लियरली टू ऑल दी पर्सन एम्प्लॉयड। यानी कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल वो होता है, एक हमारा जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है बाय द मैनेजमेंट टू अटेन द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। और इसके अंदर ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अथॉरिटीज एंड रिलेशन आर क्लियरली स्टेटेड, यानी इनके बीच स्पष्ट परिभाषित किया जाता है, क्लियरली डिफाइन किया जाता है कि भैया किसका क्या उत्तरदायित्व है, क्या अधिकार है। ठीक है। देन हमारी बात आती है कि औपचारिक संगठन में संरचना क्रियात्मक या प्रखंडीय हो सकती है, यानी दे कैन बी फंक्शनल और दे कैन बी डिविजनल। मेरे को याद है कि मैंने 2 वीडियो पहले, यानी जो पार्ट 3 था उसके अंदर क्रियात्मक को मैंने एक्टिविटी और प्रखंडीय को डिपार्टमेंटल बोला था, बट एक्चुअल वर्ड मैंने आप लोगों को बाद में बता दिया था कि ये फंक्शनल और डिविजनल होगा। करेक्ट है। तो क्रियात्मक को फंक्शनल और प्रखंडीय को डिविजनल बोलते हैं। चलिए अगर लक्षण की बात करते हैं तो क्या बोला गया है? इससे परिभाषित आपसी संबंध होता है, इसे उच्च प्रबंधन द्वारा वैचारिक रूप से बनाया जाता है। यानी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो क्लियरली डिफाइन करता है सारे रिलेशनशिप्स, और ये किसके हिसाब से बनाया जाता है? प्रबंध द्वारा, मैनेजमेंट द्वारा बनाया जाता है, बिल्कुल फॉर्मल तरीके से बनाया जाता है। यह नियमों एवं अधिक कार्य विधियों पर आधारित होता है, यानी कि इट इज बेस्ड ऑन रूल्स एंड वर्क प्रोसेस। यह कार्य विभाजन पर आधारित होता है, सो इट इज बेस्ड ऑन वर्क डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अब देखो ये अंतर है, तो मैं थोड़ा स्लाइड कर दे रहा हूँ। आगे के लक्षण जो है फॉर्मल के वो क्या है, वो ये है। यह जानबूझकर स्थापित किया जाता है, यानी इट इज एस्टेब्लिश्ड बाय द विल। हम विल के साथ अपनी इच्छा से करते हैं, कॉन्शियसली। यह अव्यक्तिगत होता है, अर्थात इसमें व्यक्ति का नहीं काम का महत्व होता है, यानी इट इज नॉन इंडिविजुअल, यानी कि इसके अंदर वी डू नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन इंडिविजुअल, वी कॉन्सेंट्रेट ऑन वर्क। हमें पर्सन से नहीं, हमें काम से मतलब है। यह अधिक स्तर होता है, इट इज मोर स्टेबल। ठीक है। अगर इसके मेरिट्स यानी लाभ की बात करते हैं तो वो क्या होगा? पहला, उत्तरदेयता निर्धारण में आसानी, क्योंकि सभी कर्मचारियों के अधिकार और उत्तरदायित्व निश्चित होते हैं। यानी कि अगर कोई आपसे फीडबैक मांगता है, उत्तरदायित्व यानी फीडबैक मांगता है, तो पता होगा कि हमें किससे मांगना है, क्योंकि सबके भैया अथॉरिटी और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने पहले से बता रखी है, तो हमें पता है कि भैया हमें किससे फीडबैक लेना है, किससे रिपोर्ट लेनी है। कार्यों का दोहराव नहीं होता, यानी कि नो रिपीटेशन ऑफ वर्क। आदेश की एकता का पालन करना संभव है, जो कि हमने किसके अंदर पढ़ा था? पहले मैनेजमेंट के अंदर पढ़ा था कि भैया आदेश में एकता होनी चाहिए। सो यस, यूनिफॉर्मिटी ऑफ ऑर्डर इसके अंदर हो सकता है। लक्ष्यों को प्राप्त करने में आसानी होती है, इजी टू अटेन गोल्स। लक्ष्यों में स्थिरता रहती है, क्योंकि सभी व्यक्ति अपने अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हैं। सो द ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो होता है, संगठन जो होता है, हमारा जो संगठन होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो स्थिर होता है, वो स्टेबल होता है, कि एवरीवन हैज देयर ओन अथॉरिटी एरिया। ठीक है। और इसमें नियमों का पालन करते हुए कार्य करते हैं, एंड दे फॉलो रूल एंड दे वर्क फॉर इट। ओके। तो फिर डिमेरिट्स के बारे में पढ़ते हैं अब। तो डिमेरिट्स क्या क्या होते हैं इसके? हमने मेरिट्स तो सारे पढ़ लिए, डिमेरिट्स, यह कार्य के नियमबद्ध होने के कारण आवश्यक देरी, अनावश्यक देरी होती है। देखो क्या होता है, हर काम का क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, और वो फिक्स प्रोसेस है कि भैया ये, और सीक्वेंस भी फिक्स है, प्रोसेस भी फिक्स है। तो इसकी वजह से हो सकता है कि भैया एक काम जल्दी हो गया, लेकिन दूसरे काम पे पहुंचने के लिए बिना मतलब में देरी हो रही है, यानी अनवांटेड डिले होता है इसके अंदर।
देन पहले क्षमता की कमी आ जाती है। देखो सभी लोगों को जब पहले से रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है, पहले से ही उनको डायरेक्ट कर दिया गया है, तो वो पहले नहीं करते, वो अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखा पाते, वो मोटिवेट नहीं होते कुछ नया करने के लिए, इनोवेशन के लिए। थर्ड क्या होता है, इसमें सीमित क्षेत्र होता है, क्योंकि सबके संबंध प्रतिभा के आदि की उपेक्षा होती है, क्योंकि सबको पहले से रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी, ड्यूटी बता दी, फीडबैक वगैरह बता दिया, तो वो कहीं ना कहीं वो अपने रिलेशनशिप, ह्यूमन रिलेशनशिप अच्छे नहीं कर पाते, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप के अंदर ही बंध के रह जाते हैं। और आप अपनी नई प्रतिभा यानी आप अपने अंदर के टैलेंट को दिखा भी नहीं सकते। रीजन क्या है, क्योंकि भैया आपका एरिया बहुत सीमित है। ठीक है, तो ये होता है इसके अंदर। देन अगर हम अनौपचारिक की बात करते हैं यानी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो ये क्या होता है, ऐसा संगठन जिसकी स्थापना जानबूझकर नहीं की जाती, यानी कि अनकॉन्शियसली बन जाते हैं। ये पारस्परिक समान हितों, रुचि और धर्म संबंधों के कारण हो जाती है, यानी कि हम लोगों की जो कॉमन बिलीफ हो गए, कॉमन कल्चर हो गया, कॉमन रिलेशनशिप हो गए, कॉमन रिलीजन हो गया, उसके कारण ये बन जाता है। इस ढांचे का प्रयोजन मनोवैज्ञानिक संतुष्टि प्राप्त करना होता है, यानी कि दे आर ओनली फॉर साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, जैसे कि एक संस्था के कर्मचारी एवं अधिकारी मध्य अवकाश में एक साथ बैठकर खाना खाते एवं गपशप करते हैं, चाहे वे किसी भी स्तर के हो या किसी भी स्तर के हो या किसी भी विभाग के हो, यानी अपार्ट फ्रॉम देयर डिपार्टमेंट और अपार्ट फ्रॉम देयर डिवीजन, दे और अपार्ट फ्रॉम देयर हिरार्की, यानी ये जो चेन होती है, वो किसी भी स्तर के हो, किसी भी लेवल के हो, साथ में बैठ के खाते पीते हैं, तो ये क्या है, ये नॉन ऑर्गेनाइजेशनल, इनफॉर्मल है। ठीक है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, कैसे आप पहचान सकते हो इनको, इसको फटाफट पढ़ लेते हैं। तो औपचारिक संगठन पर आधारित होता है, औपचारिक संगठन पर आधारित होता है, क्योंकि औपचारिक संगठन में काम कर रहे व्यक्तियों के मध्य ही अनौपचारिक मध्य, इट इज बेस्ड ऑन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों के बीच में ही बनती है। इसमें लिखित नियम एवं प्रक्रियाएं नहीं होती, तो देयर इज नो रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस। स्वतंत्र संदेश वाहन श्रृंखला, यानी कि आपका जो मैसेज होता है वो फ्रीली इंडिपेंडेंटली एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, क्योंकि संदेश वाहक के प्रवाह को स्पष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी जो कम्युनिकेटर होता है आप उसके फ्लो को डिफाइन नहीं कर सकते। ये जानबूझकर स्थापित नहीं किए जाते, दे आर नॉट फॉर्म्ड कॉन्शियसली और बाय द विल। यह व्यक्तिगत होता है, हमारा औपचारिक व्यक्तिगत नहीं होता, ये व्यक्तिगत होता है, इसमें व्यक्तियों की भावनाओं पे ध्यान रखा जाता है, यानी इन दिस वी वैल्यू द इंडिविजुअल्स फीलिंग। ओके, इसके लाभ क्या होता है, इसका लाभ ये होता है कि भैया इसमें प्रभावपूर्ण संदेश वाहन होता है, यानी कि जो मैसेज होता है बहुत जल्दी पहुंच जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक हो जाता है, जैसे कि हमारी कोई अफवाह, वैसे ही समझ लो। सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, क्योंकि एक समूह के सभी सदस्य जो होते हैं, जो भी हमारी सोशल इंपॉर्टेंस की चीजें हैं, उन सब की क्या होती है, सप्लाई बड़ी इजीली हो जाती है। और व्यक्तिगत मुद्दों पर, संगठनात्मक मुद्दों पर सब एक साथ रहते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, और इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल जो भी इशू होता है उसमें सब साथ में होते हैं। इससे संगठनात्मक उद्देश्यों की पूर्ति भी होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, बिना कोई भी अधीनस्थ जो होता है, जो भी अंडर एम्प्लॉय कर रहा होता है, वो अपनी बात अपने सुपरवाइजर यानी अपने अधिकारी को कह सकता है, और अधिकारी को उसकी कठिनाई जानने में सफलता मिलती है कि वो फ्रीली बता सकता है। ठीक है, हानियां और कर लेते हैं, मानता हूँ वीडियो बड़ी हो रही है, बट हानियां और कर लेते हैं। यह अफवाहें फैलाता है, जैसा मैंने आपको बोला कि मैसेज बहुत जल्दी ट्रांसमिट होता है, तो मैसेज ट्रांसमिट होने का रीजन क्या है कि अफवाहें बहुत जल्दी फैलती है, क्योंकि सभी व्यक्ति लापरवाही से बातचीत करते हैं और कई बार गलत बात एक दूसरे में फैला देते हैं। यह परिवर्तन का विरोध करता है, क्योंकि भैया ये पुरानी पद्धति को ही लेकर चलता है, इसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं ला सकते। इसमें सामूहिक हितों को पहल देती है, तो सदस्यों पर दबाव बना रहता है समूह की उम्मीदों पर ध्यान रखने के लिए, कोई भी इंडिविजुअल बात नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये था हमारा फॉर्मल और इनफॉर्मल। नेक्स्ट वीडियो में इसका अंतर करवा दूंगा और देन आगे की बात करवाऊंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू।